गुड मॉर्निंग क्लास। मैं अजय सिंह, अवध कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग आरपीएफ पीवाईक्यू स्पेशल इतिहास विशेष भाग 2 लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग 20 सवाल का कंटेंट देखेंगे जो आपके रेलवे के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं, आते हैं, देखते हैं। क्लियर है? किस वर्ष में हाइडेस पीस की लड़ाई आयोजित की गई थी? तो आपको ध्यान रखना है। तो किस वर्ष में? तो 326 ईसा पूर्व की जब बात आती है, तो क्या अभी इससे पहले हम लोग पीवाईक्यू जो इतिहास का आरपीएफ बैच का जो पहला हम लोग अभी जो टेक्स्ट किए हैं जिसमें उसमें भी ये सवाल आया, खासकर हमने इस पर बड़ा एक्सप्लेनेशन किया। तो हाइडेस पीस की लड़ाई आयोजित की गई थी 326 ईसा पूर्व। वार ऑफ हाइडेस पीस, ध्यान रखना, हाइडेस पीस की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? तो 326 ईसा पूर्व पूछा है किसके मध्य हुई थी, तो आपको बताना होगा सिकंदर और पोरस। वार ऑफ हाइडेस पीस, हाइडेस पीस की लड़ाई बितस्ता नदी, बितस्ता नदी के तट पर। बितस्ता नदी वर्तमान में आपको बताना होगा, वर्तमान में झेलम नदी के नाम से जाना। बितस्ता नदी वर्तमान में झेलम झेलम नदी के के नाम से जाना जाता है। बितस्ता नदी के तट पर वार ऑफ हाइडेस पीस पूछा जाए किस नदी पर, तो बितस्ता नदी के तट पर, वर्तमान में झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। और सिकंदर और पोरस के बीच में था। सिकंदर जब पोरस को बंदी बनाता है तो पोरस से कहता है तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए, तो पोरस कहता है जैसे एक राजा के साथ सलूक करता है वैसे। एक साक्ष्य सिक्के पर मिला है जिसमें पोरस हाथी से, भाले से प्रहार कर रहा है। किस पर? सिकंदर पर। और सिकंदर को सशक्त मात देने का बड़ा प्रयत्न 2 साल सिकंदर के खराब किए। सिकंदर कहता है कि आज तक मैंने विश्व विजय में बहुत सारे राजाओं को परास्त किया, बहुत सारे राजा हमारे कदमों में लौटते थे, लेकिन ये एक ऐसा वीर था जो हारता था और फिर नई सेना लेकर एक नए जोश, एक नई ऊर्जा के साथ तैयार मिलता था, जिसने हमारे देखा जाता है कि जो हमारा जो जुनून था जीतने का, उस जुनून को भी इसने आड़े हाथों लिया और इसने मेरे 2 साल खराब किए। और इस यहीं से उसकी सेना इतना लड़ते लड़ते थक गई कि उसको वापस जाना पड़ा। और सिकंदर का एक घोड़ा जिसका नाम था बाउकेफला, उसकी भी मृत्यु यही हुई थी बितस्ता नदी के तट पे। तो वार ऑफ हाइडेस पीस जो होता है, हाइडेस पीस की लड़ाई का आयोजित की गई 326 ईसा पूर्व से, सिकंदर और फोरश के बीच थी। क्लियर है? बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? लोटस और बौद्ध धर्म में बात करते हैं क्या दर्शाता है, तो आपको बताना होगा लोटस और बुल का प्रतीक, तो आप बताएंगे जन। किसको दर्शाता है भैया? जन को। लोटस, ये टर्म याद करना, लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो जन्म को दर्शाता है। और बौद्ध धर्म में बुद्ध का जन्म जो होता है वो बुद्ध बैसाख की बुद्ध पूर्णिमा को होता है, और उसी से ये संकल्पना ली गई है जिसमें बुल और लोटस के बारे, तो वो जन्म से संबंधित है। क्लियर है? बिपिन चंद्र पाल कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? सबको पता है, न्यू इंडिया। क्या नाम है? न्यू इंडिया। बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र, की पॉइंट बनाइएगा, समाचार पत्र शुरू किया, तो आप बताएंगे कौन है? तो बिपिन चंद्र पाल। इसके साथ साथ आपसे पूछा जाए सुधारक पत्र, गोपाल गणेश, गणेश गोपाल करके नाम आता है, तो आपको गोपाल गणेश आगरकर, गोपाल गणेश
आगरकर। सुधारक जो समाचार पत्र है इसकी रचना किसने की थी? गोपाल गणेश आगरकर ने। ये सवाल ध्यान रखना है। और न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल ने। वंदे मातरम ये समाचार पत्र अरविंदो घोष। कौन है? अरविंदो घोष। सवाल पूछा जाए कि वंदे मातरम नामक समाचार पत्र की किसने रचना की थी, तो आप बताएंगे अरविंदो घोष। तलवार ये समाचार पत्र पूछा जाए तो मदन लाल ढींगरा। क्या नाम है? मदन लाल ढींगरा। अब आपको ध्यान रखना है, सीधे बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया, तो आप बताएंगे कि न्यू इंडिया। बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो न्यू इंडिया किसका समाचार पत्र है? तो आप बताएंगे क्या? बिपिन चंद्र पाल। सुधारक गोपाल कृष्ण आगरकर। सुधारक किसका पत्र है? समाचार पत्र है गोपाल कृष्ण आगरकर। वंदे मातरम को कौन निकालता था? किसके द्वारा निकाला जाता? किसके द्वारा पब्लिश किया जाता था? तो अरविंदो घोष। और तलवार मदन लाल ढींगरा। ये ध्यान रखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके। विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है? सबको पता है कहां है? महाराष्ट्र। अजंता और इलोरा। एलोरा जो गुफा है शिव विष्णु शिव विष्णु बौद्ध सभी देवताओं को शैव शिव विष्णु बौद्ध धर्म शिव विष्णु बौद्ध मूर्तियों का उल्लेख पाया गया है। एलोरा की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में है, शिव की हैं, विष्णु की हैं और बौद्ध धर्म से संबंधित इनमें मूर्तियां पाई गई हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एलोरा जो गुफा है किस राज्य में? महाराष्ट्र में, जिसमें शिव विष्णु और बौद्ध की देखा जाता मूर्तियों का उल्लेख। एलोरा में किन किन देवताओं की? तो ध्यान रखना, कभी आ जाए एलोरा में किन देवताओं की? तो मतलब सभी देवताओं की मूर्तियां हैं। किसकी? सभी देवताओं को मूर्तियां हैं। जैसे एग्जाम्पल शिव की भी है, विष्णु की भी है, बुद्ध की है। तो यह है कहां? एलोरा। तो आप बताएंगे महाराष्ट्र। क्लियर? भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे कहा जाता है? भारतीय आइंस्टीन पूछा जाएगा, किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे नागार्जुन को। किसको? नागार्जुन को कहा जाता है। क्लियर है? भारतीय आइंस्टीन, सीधे सवाल आता है नागार्जुन। अमीर खुसरो किसके समय थे? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौर में बड़ा प्रभाव रहा अमीर खुसरो का। चंगेज खान, गजब का नाम। इल्तुतमिश के समय चंगेज खान का आक्रमण भारत पे होता है। यदि चंगेज खान का आक्रमण हो जाता, वो सिंधु नदी से वापस जाता है चंगेज खान, अगर जो कहीं चंगेज खान का आक्रमण हो जाता तो हो सकता था इंडिया की पटकता कुछ और चली गई थी। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप बताएंगे नागार्जुन को। किसे जाना जाता है? नागार्जुन। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1929 लाहौर कांग्रेस सेशन जवाहरलाल नेहरू थे अध्यक्ष। 1929 कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है लाहौर में राबी नदी के तट पर होता है। उस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ध्यान रखना है, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको बताना होगा जवाहरलाल नेहरू। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल पूछा जाएगा तो सरोजिनी नायडू। 1929 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू, और 1929 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। पूर्ण स्वराज की घोषणा 31 दिसंबर 1929 लाहौर में रावी नदी के तट पर की गई थी। उसी अधिवेशन में सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। क्लियर है? मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी में बहुत बड़ा काम किया। गांधी जी के तो आप कथनों के बारे में उल्लेख ही इतना अहम भूमिका, पूरा एक युग चला है, एक गांधीयन युग चला है देखा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण कराया था? तो आपको ध्यान रखना है बिमल शाह। एक नाम आता है क्या? बिमल शाह। और ये माउंट आबू जो जैन मंदिर है, इसे दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी कहा जाता है। और ये कहां है? ये राजस्थान। कहां है ये राजस्थान। कि भैया कहां है? क्या बताएंगे? राजस्थान। क्लियर है? नेक्स्ट, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1605। 1605 बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल। किसका? लॉर्ड कर्जन का शासनकाल। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन रद्द कब? रद्द पूछा जाएगा 1911। बंगाल विभाजन कर्जन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कर्जन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। और देखा जाता है रद्द जो होता है कि जो देखा लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में बंगाल विभाजन रद्द होता है। बंगाल विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन लागू हो जाता है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, और रद्द 1911 लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल। क्लियर है? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में ये रद्द हो जाता है 1911 में, और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, तो ये आपको ध्यान रखना है। बुद्ध के जीवन की घटनाओं में क्या दिया गया है? बुद्ध जातक कथाओं। बुद्ध के जीवन की घटनाओं का जो उल्लेख है, बुद्ध के जीवन की घटनाओं का उल्लेख का न बोध त्रिरत्न न जातक कथा। त्रिरत्न कौन है? बुद्धम, धम्म, संघम। बौद्ध, बुद्धम, धम्मम, संघम, ये त्रिरत्न के बारे में। जातक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध के जीवन की घटनाओं का उल्लेख किसमें कहा गया है? जातक कथाओं में। क्लियर है? नेक्स्ट, अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है? अमरावती शैली की जो वास्तुकला है, अमरावती शैली की वास्तुकला आपको ध्यान रखना है, अमरावती शैली आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो भी विभाजन हुआ है, जिसके तहत एक तेलंगाना नए राज्य का उदय हुआ है, तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी आज की डेट में है अमरावती। अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी। नोट पॉइंट में डालना इसको।
अमरावती, अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। क्या है? अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी। तो ध्यान रखना है, अमरावती शैली वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है? तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वुड डिस्पैच 1854, वुड डिस्पैच 1854 लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल। क्या है? लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल है वुड डिस्पैच 1854। निम्नलिखित में किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो आप बताएंगे वुड डिस्पैच 1854। क्या बताएंगे? वुड डिस्पैच 1854। हंटर कमीशन कब आया था बताइएगा? मैकाले जो घोषणा पत्र 1935, सॉरी 1835। तो हंटर कमीशन की सिफारिश, हंटर कमीशन गठित हुआ था, आपको ध्यान रखना है 1919। हंटर कमीशन, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया। एक ये हंटर कमीशन, ध्यान रखना इस चीज को। वुड डिस्पैच 1854। आपको इन चीजों को ध्यान रखना है कि जब भी वुड डिस्पैच शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हंटर कमीशन कब आया, आपको यह ध्यान रखना है। दो चीजें हंटर कमीशन से हैं। एक हंटर कमीशन, ध्यान रखना है, ये क्लियर कर दें, हंटर कमीशन 1882 प्राथमिक शिक्षा से संबंधित। ठीक, शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच 1882 प्राथमिक शिक्षा से संबंधित। ठीक है, इसको मैं यहां पर हटा देता हूं, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। दूसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए 1919 में हंटर कमीशन का गठन। हंटर कमीशन का गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए 1919 में हंटर कमीशन का गठन किया। ये दो पॉइंट ध्यान रखना। एक हंटर कमीशन 1882 प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, ध्यान रखना इस चीज को। एक हंटर कमीशन 1882 प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। दूसरा हंटर कमीशन 1919 जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए संबंधित है। ये दोनों हंटर कमीशन ब्रिटिश सरकार के द्वारा गठित किए गए। मैकाले का जो घोषणा पत्र आता है, तो ध्यान रखना है 1835। कब आता है? 1835। ये वुड डिस्पैच, रैली रिपोर्ट, रैले देखा जाता है, जो रैले रिपोर्ट आती है वो भी किससे संबंधित है? तो रैले रिपोर्ट भी प्राथमिक देखा जाता है शिक्षा से संबंधित है। रैले रिपोर्ट क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है, रैले कमीशन आता है 1902। ये कब आता है? 1902। रैले कमीशन की रिपोर्ट जो आती है 1902, वुड डिस्पैच 1854, मैकाले मिनट्स 1835, हंटर कमीशन
1882। एजुकेशन के संदर्भ में बात करते हैं तब, और क्योंकि चारों पॉइंट एजुकेशन से संबंधित है। रैली कमीशन जो 1902 में आती है, 1902 में ही अपनी रिपोर्ट देती है, जिसे 1904 में देखा जाता है कि पूरी तरह से उस रिपोर्ट पे काम होना शुरू हो जाता है। क्लियर? निम्नलिखित में किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वुड डिस्पैच 1854, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल। नेक्स्ट, कोणार्क का सूर्य मंदिर आपको कहां है? उड़ीसा में। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा में है। कि आपको ध्यान रखना है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, जिसका निर्माण, सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक, गंग वंश के शासक। सीधे सवाल पूछा जाता है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है किसने किया? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय, गंग वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय। का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा किया जाता है। सॉरी, करेक्शन करते हैं, नरसिंह वर्मन प्रथम है, द्वितीय नहीं। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर आपसे पूछा जाएगा कि कब बना? कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण पूछा जाएगा 13वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी में। यह भी सवाल पूछा जाएगा किस शताब्दी में? तो 13वीं शताब्दी में। ये भी ध्यान रखना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा उड़ीसा में निर्मित कराया गया। कोणार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। इसे क्या जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये भी लिख लेते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर को हम ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं। अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में किस सिख गुरु को द्वारा निर्मित कराया गया? तो आप गुरु अर्जुन देव। गुरु अंगद को क्या कहते थे? लहना, इन्हें लहना के नाम से। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ का संस्थापक, ये बोला गया है। खालसा पंथ का संस्थापक पूछा जाए तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु के पद को पैतृक बनाया। गुरु रामदास ने गुरु के पद को पैतृक बना दिया कि अब जिसका पिता गुरु है उसका पुत्र भी गुरु रहेगा। गुरु रामदास ने गुरु के पद को पैतृक बनाया। और गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण कराया गया? तो आप बताएंगे गुरु अर्जुन देव के द्वारा। तो क्वेश्चन पे आते हैं एक बार फिर। अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था? तो गुरु अर्जुन देव। गुरु के पद को पैतृक किसने बनाया? तो आपको बताना होगा गुरु के पद को पैतृक बनाने वाले जो हैं वो गुरु रामदास। खालसा पंथ की संस्थापक पूछा जाएगा तो आप बताएंगे गुरु गोविंद सिंह। और लहना किसे कहा जाता? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप बताएंगे गुरु अंगद। क्लियर? नेक्स्ट, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय, भारत का पहला वायसराय ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहले गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत के वायसराय जैसे पदों की संकल्पना या रूपरेखा के साथ पदों का उसने वर्णन किया और जिसमें
देखा जाता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय की बात आएगी तो आप क्या टिक करेंगे? लॉर्ड कैनिंग को टिक करेंगे। क्या करेंगे? लॉर्ड कैनिंग को टिक करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? शिल्पाधिकारम, बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिल साहित्य का महाकाव्य, निम्नलिखित में कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम एक महाकाव्य है। सवाल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप शिल्पाधिकारम की रचना किसने की थी? बताइए। इलांगो अदिगल। लेकिन सवाल बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, आपको बताना होगा शिल्पाधिकारम एक महाकाव्य है जिसकी रचना किसने की थी। ये सारे के सारे दक्षिण के काव्य हैं, ध्यान रखना। बताइए, क्लियर है? तो शिल्पाधिकारम की रचना की जो नाम क्या बताए थे, रचना पूछा जाएगा तो आप बताएंगे इलांगो अदिगल। ये दोनों नोट कर लो। नूपुर की कहानी का उल्लेख आता है। किसकी कहानी का? नूपुर की कहानी का उल्लेख आता है। तो निम्नलिखित में कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? तो आप बताएंगे क्या? शिल्पाधिकारम। और शिल्पाधिकारम की रचना किसने की थी? तो क्या बताएंगे? इलांगो अदिगल। क्या नाम है? इलांगो अदिगल। क्लियर है? नेक्स्ट, शब्द श्वेतांबर से जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखना है दिगंबर और श्वेतांबर किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से। श्वेतांबर, तो आपको बताना होगा दिगंबर कामा श्वेतांबर, ये दोनों किससे हैं? जैन धर्म से। जैन धर्म से संबंधित है दिगंबर संप्रदाय और श्वेतांबर संप्रदाय। दिगंबर उन्हें कहते थे जो नग्न रहते थे, और जो कपड़े पहनते थे उन्हें श्वेतांबर कहते हैं। दिगंबर से संबंधित हैं भद्रबाहु, और श्वेतांबर से संबंधित हैं स्थूल भद्र। क्लियर है? ये दो देखा जाता है, दो लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने जैन धर्म को जब दो भागों में विभाजित किया, उसके बाद देखा जाता दो संप्रदाय जैन धर्म में बने, दो गुट बन गए, एक एक गुट का नेतृत्व किया। दिगंबर वे कहलाए जो नग्न रहते थे। ये दिगंबर कहां चले गए? ये दक्षिण भारत चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? दक्षिण भारत चले जाते हैं। और श्वेतांबर जो थे उत्तर भारत में ही रहते हैं। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध, ध्यान रखना। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक, ध्यान रखना है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी थे, जिन्हें देखा जाता है कि भारत या एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। ज्योति पुंज, बौद्ध धर्म जो है इसके संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, उस धर्म को एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। किससे भारत की आजादी का पहला युद्ध कहा जाता है? सिपाही विद्रोह, प्लासी की लड़ाई। तो ध्यान रखना है कि किससे, इस चीज को आपको ठीक से पढ़ना होगा। किससे भारत की आजादी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे भारत की आजादी का पहला युद्ध कहा जाता है? क्लियर है? तो आपको जाहिर सी बात है, पहले युद्ध की बात सबसे पहले भारतीयों के द्वारा जो एकजुटता दिखाई गई थी, जिसमें खास करके सहयोग मिला उन लोगों का जो देश हित में सोचते थे, जिसमें राजे रजवाड़े तटस्थ रहते हैं। और इस तरह देखा जाता है, जो क्वेश्चन किसे भारत की आजादी का पहला युद्ध कहा जाता है, तो आप बताएंगे सिपाही विद्रोह 1857। सिपाही विद्रोह के द्वारा ही देखा जाता है 1857 का विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है?
बक्सर की लड़ाई कब होती है? आपको बताना होगा 1764। प्लासी की लड़ाई 1757। बक्सर की लड़ाई 1764 और प्लासी की लड़ाई 1757। दोनों पॉइंट ध्यान रखना है। तो प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव, क्या है? सिराजुद्दौला रॉबर्ट्स क्लाइव। और बक्सर के लिए 1764। ध्यान रखना है कि इसमें शाह आलम द्वितीय अवध, बंगाल, दिल्ली या हिंदुस्तान का बादशाह की संयुक्त सेना एक संयुक्त सेना थी। और हेक्टर मुनरो ये देखा जाता है। तो 1764 और 1757। बक्सर प्लासी सिपाही विद्रोह 1857। क्लियर? किसे भारत की आजादी का पहला युद्ध कहा जाता है? तो आप बताएंगे सिपाही विद्रोह। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बंगाल के पहले गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड मेयो, रॉबर्ट्स क्लाइव। वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आप बताएंगे वॉरेन हेस्टिंग्स। क्लियर? नेक्स्ट, विलियम बेंटिंग भारत का गवर्नर जनरल इसको बोलते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग्स और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड मेयो, मेयो कॉलेज राजस्थान के संस्थापक लॉर्ड मेयो। क्लियर है? नेक्स्ट, 1765 पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? 1765 राजस्व संग्रह, प्रशासन, ध्यान रखना है, एकमात्र व्यापार का एकमात्र अधिकार था। 1765 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कौन सा अधिकार था? व्यापार का एकमात्र अधिकार था। क्लियर है? ये क्लियर कर देना थोड़ा। तो आप व्यापार का एकमात्र। 1765 में जो इलाहाबाद की संधि होती है उसके बाद बहुत सारे अधिकारों का प्रयोग होता है। खास करके देखा जाता है बंगाल और बिहार की दीवानी का अधिकार प्राप्त हो गया। किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। बंगाल की दीवानी और बंगाल और बिहार की दीवानी का जो अधिकार मिलता है देखा जाता है वो 1765 इलाहाबाद की संधि के तहत मिलता है। ध्यान रखना है। तो व्यापार एकमात्र अधिकार है, सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र जो अधिकार था व्यापार का एकमात्र अधिकार था, ना कि राजस्व संग्रह का। क्लियर? नेक्स्ट, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष? 1926। सीधे लगाइए, 1926 एक अधिनियम आता है, उस अधिनियम के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना या केंद्रीय लोक सेवा की स्थापना पूछा जाएगा 1926। क्लियर है? और 1926 केंद्रीय लोक सेवा आयोग स्थापना ऐसे देखा, 1926 केंद्रीय लोक सेवा आयोग का उल्लेख पूछा जाता है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग, लोक सेवा का उल्लेख आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे अनुच्छेद 315 के अंतर्गत का उल्लेख, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संविधान ये चीजें ध्यान रखना है। तो आज यहीं तक। दूसरा ये हमारा जो देखा जाता पार्ट 2 था, अब नेक्स्ट पार्ट 3 पर हम लोग काम करेंगे। क्लियर है? थैंक यू।